और इससे आज आप देखें जम्मू इस दरबार मूव का भी हुआ नहीं है, खाली अनाउंसमेंट के साथ ही और फैसले के साथ ही, ऑर्डर निकलने के साथ ही एक पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर जम्मू सूबे के अंदर एक लहर चल पड़ी। और उमर साहब के लिए मैं कल देखा दुकानदार दुआ, कुछ लोग मैं ऐसे देखे जो कट्टर बीजेपी हैं, उन्होंने भी दुआ की। उन्होंने कहा ये नकम्मे 28 हमने जो जिता के भेजे हैं, इन नकम्मों ने क्या किया, कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन हम उमर साहब के लिए दुआ करते हैं कि उमर साहब आपकी लंबी उम्र हो, आपने हमारी रोजी रोटी बचा दी है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। ये एक बीजेपी के आदमी जो कट्टर वोटर हो, मैं क्योंकि पर्सनली उन दुकानदारों को जानता हूं, उनके दिल से निकली हुई आवाज है जो मेरे रब तक भी पहुंचेगी, मेरी मां वैष्णो तक भी पहुंचेगी और उसका हिसाब इनसे जरूर पूछेगी। 28 क्या बोलूं, फिर कोई निकल जाएगा, फिर बात बन जाएगी। तो इसलिए ये जो 28 हैं मोरे ऐसे हैं जिनको पड़ोसी भी नहीं, जब ये जीत के आए तो पड़ोसी भी कहता ये एमएलए बना है यार, ये कब बना है, पड़ोसी को भी नहीं पता था कि ये लोग एमएलए बन गए हैं। तो इसलिए ये बीजेपी के वो लोग हैं, तो इसलिए बातें करते हैं। अब जब बात यहां से हम बात करते हैं मुद्दों की, वहां से उठ के आ जाता है, कोई टोपी पहन के आ जाता है, कोई लॉलीपॉप पकड़ के आ जाता है, कोई सोरा ऐनक पहन के आ जाता है। और आता कौन है जिसने पेंची का इलेक्शन में नहीं लड़ा हुआ, मां मैं एसएचओ बनती है, क्या करती है पुत्र, सब तो पहले तू ही अंदर ठोकसी, तो वो एसएचओ हैं। तो इसलिए इनकी बातों को छोड़िए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग कहते हैं जी इससे हमारा खर्चा, कोई खर्चा नहीं होगा। समीर जी आपको पता है आज ई ऑफिस से दफ्तर चल रहे हैं, कोई फाइलें नहीं आएंगी। आप वो ऑर्डर पढ़ें, वहां ट्रकों की बात कहीं नहीं है कि ट्रक चलेंगे, कानवाई चलेगी, एक दिन रोड ब्लॉक रहेगा, नेशनल हाईवे बंद रहेगा, वो कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों ने उठना है, यहां आना और दफ्तर खुले हुए हैं और कोई लंबी छुट्टियां भी नहीं है। तो इसलिए कोई इसमें खर्चा नहीं है, सिर्फ है कि लोग आएंगे, यहां रहेंगे। और आप देखें यहां क्वार्टर जो खाली पड़े हुए थे किस किस को दे दिए, अरे गहरे नथुगारों को दिए हुए, पता नहीं कोई पहचानता भी नहीं। वो एक दिन एक मुझे मिला, क्वार्टर से बाहर निकला, मैं तू कहाँ, कहता मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं अच्छा, मैं तुझे किसने दिया, कहता मुझे साहब ने दिया। दूसरे को पूछा, कहता जी मैं उधर पता नहीं कहाँ के रहने वाला हूँ, उनके नाम ही नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि इस दरबार मूव से कोई खर्चा नहीं, कोई हमारे उस पर नहीं है, हमारे बजट पे कोई उस पर बर्डन नहीं आएगा। ये लेकिन कुछ चीजें अगर किसी सूबे की मरी हुई अर्थव्यवस्था को एक ऑर्डर द्वारा मजबूत कर देता है तो जनाब वो जरूरी है। जब वो चंद लोग उठेंगे जिनको मोहल्ले वाले भी नहीं जानते और वो कहेंगे जनाब बहुत खर्चा हो गया, उनको पूछो क्या खर्चा हो गया, आती एबीसी नहीं इकॉनमी की, क्या है क्या इकॉनमी का स्पेलिंग जिनको नहीं पता वो भी कहते हैं नहीं जनाब गलत फैसला। लेकिन मजा तब था समीर साहब अगर जब ये फैसला उमर साहब ने सुनाया, बीजेपी के लोगों को 28 लोगों को वोट किसने डाले, जम्मू सूबे के लोगों ने, इन्हीं व्यापारियों ने, इन्होंने जो दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ये करियाना मनियारी, जो ये होटल ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पंप वाले, इन्हीं लोगों ने वोट डाले हुए ना। तो मजा तब था ये उठते और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये हमारी डिमांड जो है जम्मू के लोगों की भला कर दिया, ये डिमांड पूरी है। लेकिन वो नहीं उनको आई याद, उल्टा कह रहे हैं बहुत की वो पड़ेगा। अच्छा जब से ये उमर साहब बोल के गए हैं जम्मू में, तब से इनको सांप सूख गया, बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या बेहोश हो गए, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या खा लिया ना, रात को नींद नहीं खुल रही, एक भी नहीं बोल रहा, सो रहा शुक्रिया तो करो। लेकिन शुक्रिया कहां से करें क्योंकि फैसला ऐसा है। रोज इन्होंने माइक, ओ सुनील शर्मा साहब रोज एलो लोपी की, पता नहीं क्या लोपी के, पता नहीं क्या है वो लोपी साहब जो है रोज उठते थे, क्या किया उमर ने, क्या किया। एक तो तोतला मेरा भाई है, वो जीव उसकी साफ चलती कोई नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। लेकिन उसको मैं पूछूं कि आप कभी जम्मू के लोगों के मुद्दों की बात तो करो यार। आप उनको पूछो कि आपने कौन सा तूफान ले आए, वहां किश्तवाड़ के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं उनके कारण कितने लोगों के मकान आज गिर गए हैं स्लाइडिंग कारण, वहां इलीगल माइनिंग के कारण। सुनील शर्मा साहब इलीगल माइनिंग पे आप क्यों नहीं बोलते जो किश्तवाड़ में हो रही है, ये सवाल पूछना उनको। आप क्यों नहीं बोलते, वो पहाड़ों पे जो इलीगल माइनिंग, वो जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वहां नई नई कंपनियां आई हैं जो वहां इलीगल माइनिंग कर रही हैं, कितने लोगों के मकानों में क्रैक आ गया है, कभी बोले वो बोले ना, हम बोलते ना। लेकिन मैं जा रहा हूँ किश्तवाड़ के टूर पे। लेकिन उनको आप लॉलीपॉप क्यों बोलते हैं? किसको लॉलीपॉप बोला? उनको बोलते हैं कि जो है नहीं, मैं देखो मैं जाट पाट आदमी हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वो एलओपी पता नहीं क्या मैं तो क्योंकि बचपन में होता था एलओपी पता नहीं लॉलीपॉप पता नहीं क्या, मैं ऐसे कुछ ऐसे था तो मैं निकल जाता हूँ मुंह में ऐसे कभी कभी, तो वो अलग बात है। तो वो रही बात के बात तो वैसे वो बात तो वही करते हैं, देते तो वो लॉलीपॉप ही हैं सारों को,
कभी वो कहीं ऐसे है ना, मतलब कि कुछ दे ना दें, लॉलीपॉप जरूर दे देते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अफसोस ये होता है कि सुनील शर्मा साहब आज की डेट में राजभवन के स्पोक्समैन बने हुए हैं। लेकिन आज मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं कि स्टेटहुड ये इसलिए मांग रहे हैं स्टेटहुड के बहाने क्योंकि ये फेल्ड है। उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से फेल्ड हैं, बहाना कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, इसलिए स्टेटहुड मांग रहे हैं। सुनील शर्मा साहब को कहना, और ये भी कह रहे हैं कि कई पावर्स इनके पास हैं, इनके डिपार्टमेंट्स इनको है, 17 डिपार्टमेंट्स तो वो गिन रहे हैं उमर अब्दुल्ला के पास है। अब बोलते हैं डिप्टी सीएम के पास भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबके पास डिपार्टमेंट्स है, पुलिस को छोड़ के सभी चीजें तो ये कर रहे हैं। सुनील शर्मा साहब को कहना, मेरे भाई चलो मैं आपसे दो बातें रखता हूं, आपकी बहुत जल्दी, हमने कहा ना मुझे बताओ क्या करना है, मैं करवा दूंगा। सुनील शर्मा साहब ये मेरी इंटरव्यू सुनेंगे और जाके आप सवाल भी जरूर पूछना, मेरा संदेशा लेके जाना उनके पास और उनको पूछना, कहना डिप्टी सीएम कह रहा है कि 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री का पैकेज आया जम्मू कश्मीर में। आपको भी पता है, आप जम्मू सूबे की इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करिए, इंडस्ट्री वालों से बात करिए, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। आप कश्मीर में भी चले जाएं, क्योंकि कश्मीर में भी आपका अपना सारा वहां बीता है, आपका अपना जन्मभूमि है, आपकी कर्म भूमि भी रही है। तो कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाइए, उनको भी पूछो, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला 28,000 करोड़ पैकेज के बीच में से। फिर 28,000 करोड़ पैकेज गया कहां? मैं ये कहता हूं कि सुनील शर्मा साहब एलजी साहब को कह के इस 28,000 करोड़ पैकेज का जो पैसा खुर्द पुर्द हुआ, कहां गया, किसके पास पाया गया, कैसे जमीनें अलाट हुई, कैसे पैसा अलाट हुआ, कैसे वो पैसा खत्म हो गया, कैसे लोगों की जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे उनकी एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो गई, बाहर के लोगों की एप्लीकेशनें वहां पोर्टल पे चढ़ गई। जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोग पोर्टल पे अप्लाई करते थे वो बंद हो जाता था, बाहर के लोग करते थे तो पोर्टल पे चढ़ जाता था। ये सारी चीजें एक इंक्वायरी एलजी साहब को कहो, बड़ी इंक्वायरी सीबीआई से करवा दो। एक दूसरा, उनको कहो स्मार्ट सिटी है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, पूरा शहर कह रहा है, चाहे वो जम्मू म्यूनसिपैलिटी में रहने वाले लोग कह रहे हैं, चाहे वो कश्मीर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग कहते हैं ये जो फुटपाथ बने, ये नालियां बनी, ये लाइटें लगी, जो लाइटें बंद, टाइलें टूट गई, नालियां बंद, पानी लोगों के घरों में घुस गया। हम कहते हैं कि सुनील शर्मा साहब आपकी बहुत चलती है, एलजी साहब को कहो इस पे भी एक सीबीआई इंक्वायरी करा दो, किसने पैसा खाया, किसने ये ऑर्डर दिया, कहां से अलॉटमेंट हुई, कौन से ठेकेदार को, कहां से टेंडर हुआ, ये भी जनाब एक इंक्वायरी करा दो। तीसरा, उनको कहो माता वैष्णो देवी, आपको याद होगा भगदड़ मची थी वहां ऊपर भवन में, आज तक कभी नहीं बची। उस समय जो सीईओ था, आपने वो जो लोग मरे, बेचारे यात्री मरे, उस सीईओ पे आपने उस इंक्वायरी का क्या बना था, उसका रिजल्ट क्या था, उस अफसर पे क्या एक्शन हुआ था, वो हमें बता दो। माता वैष्णो देवी पे फिर से लोग 35 लोग मारे गए, यात्रा में हाई अलर्ट था, यात्रा बंद नहीं की गई, इंक्वायरी की रिपोर्ट कहां पे है, ये हमें बता दो। मचेल माता की यात्रा किसने अलाउ की, जब हाई अलर्ट था कि बारिश होने वाली है, उस यात्रा की इंक्वायरी अगर हुई है तो उसकी रिपोर्ट क्या आई, किसको आपने दंडित किया, किसको आपने सजा दी, वो हमें बता दो। उनको कहो माता वैष्णो देवी के अंदर जितनी रिक्रूटमेंट हुई है, बाहर के लोग कितने लगे, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग कितने लगे और जम्मू कश्मीर के कितने लगे इन 11 सालों में, वो भी इंक्वायरी करा दो और हमें वो डिटेल दे दो। बस इतना ही बड़ा, आज के लिए उनको इतनी डोज काफी है। अगले नेक्स्ट एपिसोड में मैं और उनको सवाल पूछूंगा, लेकिन समीर साहब ये जरूर पूछना और जवाब लेके आना और उनको कहना लिख के जवाब दो। और अगर आपकी चलती है सारी चीजों की सीबीआई इंक्वायरी कराओ, सारियों की इंक्वायरी कराओ, जिनकी इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट सामने करो, हम फिर जवाब देंगे। इसलिए ये चीजें सारी छुपाने के लिए आज की डेट में जो महबा जी बोलती हैं वही सुनील शर्मा बोलता है। जो उनका अंडरस्टैंडिंग दोनों पीडीपी की और बीजेपी का आज भी अलायंस है। वो तो कहते हैं कि आपका पीडीपी तो कहती है कि आपकी बीजेपी की। पीडीपी अब क्या करे बेचारी, कहना तो है, क्योंकि उनको जो दिल्ली से चिट्ठी आती है रात को, सुबह वो पढ़नी होती है, वो पढ़ जाते हैं। तो इसलिए सुनील शर्मा साहब, महबा जी क्या लेने गई थी एलजी साहब के पास, जब एलजी साहब को मिल के आई, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मैंने क्या बात की, कोई बात नहीं बताई उन्होंने। क्या अंदर से उनका डिस्कशन हुई, क्या हुई कि पहले हमने स्टेट तोड़ के यूटी बनाया, अब यूटी तोड़ के क्या पंचायत बनाना जम्मू कश्मीर को, क्या? क्योंकि जम्मू पंचायत, श्रीनगर पंचायत, किश्तवाड़ पंचायत, डोडा पंचायत, रजौरी पंचायत, पुंछ पंचायत, डिस्ट्रिक्टों से ये पंचायतें बनानी है, यही बाकी रह गया है क्या? इसलिए डिस्कशन करने जाते हैं। इसलिए बातें करने हमें बड़ी आती हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो फैसले ले रही है ये लोगों के हित में है और हमें पता है
कि हमारी जिम्मेवारी है कि टेलीविजनों को पक्का करना है। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चे को रोजगार चाहिए, और अगर हम स्टेट मांगते हैं तो हम इसलिए नहीं मांग रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मत दीजिए ना आप एक काम करिए, हमें स्टेट मत दीजिए, आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए दिल्ली से उसको को एक पैकेज ले आ, कम से कम भी 1 लाख बच्चे को हमने पक्का भर्ती करना है, नौकरी देनी है, ले आए दिल्ली से ऑर्डर। सुनील शर्मा मत दे, आप क्यों नहीं दे पा रहे? आपने तो वादा किया है उनको, मैं वही कह रहा हूँ, उनको क्यों पूछ रहे हैं आपने वादा किया है ना पोल मैनिफेस्टो 1 लाख जॉब्स का। नहीं, मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ, जॉब्स की बात। जवाब तो देना, जो सुन तो लो, उसी का जो मैं सुन रहा हूँ, मैं कानों से डोरा थोड़ा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सुनील शर्मा साहब को मैं यही बात कहता हूं कि भैया आप कहते हो कि उमर अब्दुल्ला सरकार निकम्मी है, हम निकम्मे, चलो ठीक, हम कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर सके 1 साल में। चल आप ये 1 लाख बंदे का पैकेज दिल्ली से लेके आ जाओ ना, आप कहते हो सब कुछ दिल्ली दे रहा है, सब कुछ दिल्ली दे रहा है, तो 1 लाख बच्चा जो हमारा है जम्मू कश्मीर का, आप पैकेज दे दो, एक करो पक्के। नहीं, मगर वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की बात है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। आपने मैनिफेस्टो, सवाल किसका था? आपका था ना, कि सुनील शर्मा साहब कहते हैं कि जॉब्स की बात कर रहा हूं, वो तो स्टेटहुड की बात। वही मैं कह रहा हूँ, तो स्टेटहुड क्या किसके साथ जुड़ा? जॉब और स्टेटहुड क्या, उसमें क्या, आप उसमें क्या कनेक्शन? रोजगार, आप यूटी में है, यूटी में आप जॉब्स नहीं दे सकते क्या? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जानते सब कुछ हो आप बीजेपी के, तो उनका वो नहीं मत करो ना मेरे से। मैं जो कह रहा हूं कि अगर वो कहते हैं हम स्टेट किस लिए मांग रहे हैं, मैंने वही तो कहा कि हम स्टेट चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को, सरकार को मजबूत किया जाए। वो सरकार जो अपने फैसले की जो फाइल करती है कैबिनेट, मुझे बताओ सुनील भाई, आप बात करते हो यार, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, कैबिनेट कोई फैसला करे, क्या उसके बाद फाइल एलजी के पास जानी चाहिए? बताओ ना मुझे आप। अगर आप किसी को नौकरी के लिए पहले मैंने सुना ना, उसमें तो एसएसबी है ना, पहले सुनो ना मेरी बात। वो तो स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो तो करेगा ना, उसमें एलजी का कहाँ है? अब आप बात डाइवर्ट मत करो, जो मैंने सवाल पूछ रहा हूँ आप मुझे पूछो, मैं आपको पूछ रहा हूँ। कभी, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैं आम जर्नलिस्ट से मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आम से करता भी नहीं इतना जल्दी, और मैं इंटरव्यू देता भी नहीं, लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ और मैं आपसे क्यों इंटरव्यू मानता हूँ, इसलिए मान गया क्योंकि मुझे पता आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप समझेंगे आज चीज़ को। कुछ चीज़ें जरूरी नहीं मैं यहाँ कैमरा बोलूँ, कुछ बातें समझने के लिए होती हैं। पुराने ज़माने में हम जब पढ़ते थे पहलियाँ बोली जाती थी, कुछ मैं पहलियाँ आपको दे रहा हूँ, और पहली ये दे रहा हूँ कि कभी कोई कैबिनेट फैसला लेती है, उसके बाद वो फाइल कभी भी एलजी के पास या गवर्नर के पास नहीं जाती थी, लेकिन आज जो फाइलें, हर एक फाइल जो है एलजी साहब के पास जाती है। इवन कि ये दरबार मूव की फाइल भी वहाँ गई आपके सामने। बिजनेस रूल की फाइल कब गई? हम फिर हमें दूसरे दिन वो वापस, जैसे ये स्पीड में वापस आई, क्योंकि यहां पता था अगर ये वापस ना भेजे जम्मू के लोग मार देंगे इनको, ये जो 28 है नाले, इनको मार देते वो, अगर वो फाइल ना भेजते, क्योंकि ये बिजनेस रूल वाली फाइल तो नहीं थी, ये जम्मू सूबे से जुड़ी हुई फाइल थी, दरबार मूव। और अगर ना एलजी साहब साइन करते तो ये 28 जाके क्या मुंह दिखाते, जो सुनील शर्मा कहता मुझे बताओ कौन सी फाइल रुकी है, तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाना था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं कुछ देखो, मैं एक वो नहीं उन लीडरों में से लीडर नहीं जो मैं यहाँ। आपको लगता आपका ये कहना है कि एम्प्लॉयमेंट के इशू पे भी एलजी आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं? मतलब आप नौकरियां देना चाहते हैं कि एलजी? आप देखिए कन्फ्रंटेशन में क्योंकि मैं एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, मैं एक आम आदमी नहीं हूं कि मैं यहां से एक स्टेटमेंट दे दूं, क्योंकि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं, एलजी साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। कुछ चीजें ये जो आपको समझने की जरूरत है, वो मेरी आंखों से भी समझ सकते हो, मेरी बातों के जज्बात से भी समझ सकते हो। और तभी मैंने कहा ना, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ चीजों को मत करिए क्योंकि वो एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, और मैं मैसेज वो कन्वे भी नहीं करना चाहता ग्रास रूट लेवल पे। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि स्टेटहुड इसलिए चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि कभी आप 23 तारीख को असेंबली लगेगा, विदाउट कैमरा मेरे पास आना, मैं एक बात आपको कहूंगा, एक जगह मैं बोलूंगा यहां नजर मारो उस साइड, तो मारना देखना वहां क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टेट क्यों मांग रहे हैं। इसलिए स्टेट मांगने का एक ही मकसद है कि स्टेट आने से बाद पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर होगी। और चीफ मिनिस्टर जब कोई फैसला, जैसे कल मैं आया, एक सवाल आपने पूछा नहीं, कल मैं जब कश्मीर से आया शाम को 5:45 बजे मैं अनंतनाग से चला, जब मैं मीर बाजार पहुंचा वहां दोनों ट्यूबें बंद थी नेशनल हाईवे की, और जब बंद थी मैं 4 किलोमीटर पैदल चला समीर भाई, 4 किलोमीटर पैदल टूवर्ड्स काजीकुंड, और फिर पुलिस के फिर ऑफिसर भी आ गए, फिर ट्रैफिक भी आई, सारी आई, रास्ता खोला, तब भी 4 किलोमीटर चलने में उनका रास्ता नहीं खुला, फिर मुझे एक रास्ते से डाइवर्ट करके उन्होंने काजीकुंड बचाया। और रात 6 बजे का बंदा चला हुआ रात को 11:15 बजे पहुंचा, जिसको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, और वो 11:15 बजे पहुंचा। एक आम आदमी आप जैसा अगर उस रोड पे होता
तो क्या वो पहुंच सकता था? मुझे लगता दूसरे दिन सुबह ही उसने पहुंचना था। ये हालत है आपके नेशनल हाईवे की, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सड़क पे पैदल चल रहा है। क्या ये नौबत आनी चाहिए? अगर मैं स्टेट होती, मैं देखता हूँ नेशनल हाईवे कैसे बंद होता है, हम रोटेट तो इसका मतलब ये है कि जो डिलीवेजर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो लोग बेरोजगार हैं, जो नौजवान नौकरी की तलाश में हैं, तो उनको वेट करना पड़ेगा जब तक स्टेट वेट क्यों करना? हम लड़ेंगे। हमें किस लिए लोगों ने वोट डाला हुआ है? हम उनके तभी तो अपोजिशन कह रहे हैं कि एक साल में तो कुछ नहीं। हम उनके वकील हैं, तो इसलिए अब ज्यादा नहीं मैं इस पे करूंगा। देखिए ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना, आप मुझे जानते हैं, मैं बड़ा किचोर स्वभाव का आदमी हूं, और आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसमें तू तड़क में नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इशारे में आप भी समझ गए, मैं भी जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं, हाँ एज ए सुरेंद्र चौधरी होता तो मैं आपको सब कुछ खोल के यहां दिखा देता, लेकिन जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं मेरे भाई, लास्ट में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट में पूछना चाहूंगा, नहीं एक लास्ट, नगरोटा और बड़गाम की सीटों पे अभी भी सस्पेंस चल रहा है। बड़गाम पे उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम 24 घंटे में अपना कैंडिडेट देंगे, वो अपनी जगह। नगरोटा की सीट पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी? दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में होंगी। आप सबर रखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से उठाएगी। आप सबर रखिए, वो तो कहते थे आप सबर रखिए, फैसला होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, और दोनों की सीटें जो हैं वो ये बाई एनुअल इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। तो कांग्रेस को हम आपको मिठाई खिलाएंगे उस दिन। एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है दरबार मुंह का, और हमने देखा है कि दरबार मुंह पे ज्यादातर लोगों ने उसका स्वागत किया है, खासकर ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटी हो, इंडस्ट्रीज और आम लोग भी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए साहब, फिर एक बार फजूल खर्ची का दौर शुरू हो गया है। उनको क्या जवाब देंगे, और जो ये दरबार मुंह शुरू हुआ है उससे कितना आपको फायदा होगा? देखिए सुमित जी, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने ऐसे कई दरबार कवर किए होंगे, बड़ी बार ये खबरें चलाई होंगी। ये दरबार मुंह वो दरबार मुंह नहीं। वो दरबार मूव जब होता था एक रवायत थी, चलती थी, लेकिन ये वो दरबार मूव है जो आम एक कलम से निकला हुआ नहीं, एक बहुत बड़ा फैसला है। वो फैसला जहां ये कहा गया था कि अगर ये दरबार कभी भी दरबार मूव का नहीं हो सकेगा, ये फैसला आखिरी है कि ये बंद है तो बंद रहेगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार वो है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शनों की अपनी रैलियों में उसमें लोगों को कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में दरबार मूव दोबारा से चलाएंगे, और खासकर जम्मू, बेशक जम्मू सूबे से उनको बहुत कम सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी, खासकर हिंदू बेल्ट से उनको बहुत कम सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जम्मू के लोगों से अपना वादा निभाया, क्योंकि दरबार मूव का सबसे बड़ा फायदा जम्मू सूबे को है, कश्मीर सूबे को इतना फायदा नहीं है। जम्मू सूबे को क्यों फायदा है कि जम्मू आज एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो गया है जहां जम्मू को जम्मू सोचने को मजबूर हो गया है, चाहे वो जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट है, जम्मू का छोटा व्यापारी है, चाहे वो जम्मू का ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो जम्मू का होटलर है, चाहे वो जम्मू का किसी तरीके का भी बिजनेस करता है, वो हर आदमी परेशान हो गया था कि हमारा सर्वाइवल क्या है। क्योंकि अब जब ट्रेन भी कश्मीर में सीधा जाना शुरू हो गई, टूरिस्ट भी सीधा कश्मीर जा रहा है, यात्रु सीधा कटरा जा रहा है, जम्मू में कोई रुक नहीं रहा, तो उस समय टूरिस्ट का कोई ऐसी जगह नहीं जहां जम्मू में लोग रुकें और वो देखें, तो उस कारण जम्मू के लोग बहुत परेशान थे। और आज जब उमर साहब ने ये फैसला लिया, और आपको याद होगा हमेशा हम बात रखते थे, मैं भी बात रखता था, सब बात रखते थे कि भाई दरबार मूव होना चाहिए, और ये दरबार मूव कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं शुरू किया था, ये दरबार मूव महाराजा साहब के टाइम का शुरू हुआ था। और आपको याद होगा, मेरे ख्याल शायद मैंने आपकी इंटरव्यू देखी थी, आपने एक महाराजा करण सिंह की एक बार इंटरव्यू ली थी, शायद आपने ही ली थी, किसने ली थी, तो मुझे धुंधला याद है कि उनको पूछा, ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था ये रवायत चलनी चाहिए, और उन्होंने कहा था ये इसलिए दरबार मूव चलना चाहिए कि एक भाईचारे की भी निशानी है, इकॉनमी की निशानी तो है ही है, बट एक भाईचारे की निशानी भी है। और ये दरबार मूव जब होता है, उससे क्या होता है कि जम्मू के लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीर के लोग जम्मू आते हैं, और एक बॉन्डिंग बढ़ती है आपस में, 6-6 महीने के लिए एक दूसरे के पास रुकते हैं और बातचीत भी करते हैं, दोस्ती भाईचारे भी बनते हैं। और हमारे आप पिछले देखो बुजुर्गों में कितना एक दूसरे के साथ प्यार है, और जब हम जम्मू कश्मीर जाते थे, वो कश्मीर के लोग कहते थे वो जम्मू में फलाना फलाना कैसा है,
तो हम जब जम्मू वाले आते थे तो जम्मू वालों के बुजुर्गों के पास बैठते थे, वो कहते थे कश्मीर में फलाना फलाना वो कैसा है यार, हमें हाल चाल पूछते थे। मुझे जब ये हाल पूछते थे मुझे याद आया उस समय जैसे मेरा दादा थे, जब 47 में विभाजन हुआ और जो रिश्तेदार हमारे पाकिस्तान में रह गए मेरे दादा के साथ, तो उनको मिल तो सकते नहीं थे, लेकिन जब वहां से कोई आता था तो उनको पूछते थे वो मेरी बहन कैसी है, या मेरा भाई वो जो पीछे रह गया वो कैसा है, वो हमेशा पूछते थे। हमारा भी वही हिसाब बन गया था, हम सिर्फ एक दूसरे को पूछते थे और उससे ज्यादा कोई बातें नहीं थी। लेकिन इस दरबार मूव के साथ एक तो भाईचारे का बात है, एक मिसाल है, और जो हमारा जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, जम्मू कश्मीर का भाईचारा, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो देश और दुनिया में मशहूर है। इसलिए एक तो उसको बॉन्डिंग मजबूत होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आज जब दरबार मूव आपका स्टार्ट हुआ है, जब आएगा ये दरबार, उसके साथ साथ आप देखें कि जब वो लोग कश्मीर के यहाँ पे आएंगे, मुलाजम आएंगे, उनके साथ उनकी फैमिलियां आएंगी, एक कोई होटल में ठहरेगा, कोई गाड़ी को मेट्रो में जाएगा किराया देगा, कोई ऑटो में जाएगा किराया देगा, कोई सब्जी की दुकान से सब्जी खरीदेगा, कोई दूध खरीदेगा, कोई मनियारी की दुकान पे जाएगा, कोई करियाना की दुकान में जाएगा, कोई कपड़े की दुकान में जाएगा, कोई ड्राई फ्रूट लेगा, कोई कुछ लेगा। मतलब ये सारे चीजें पूरी एक छोटे से एक रेडी वाले से, शाम को वो फास्ट फूड के लिए रेडी वाले के पास जाके अपनी फैमिली को जाएगा, वो कुछ आलू टिक्की खाएगा, कोई कुछ खाएगा। तो ये सारा एक पूरा इकॉनमी बनती है, उस हर आदमी को जिनसे ये सामान खाएगा उनको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो अपना घर बार चलाएगा। तो इससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता।